जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो इलेक्शन जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। 6 अगस्त से को जो है 6 अगस्त से जो इलेक्शन है वो स्टार्ट होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और क्योंकि जो एम वेंकैया नायडू हैं, जो करंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका टर्म जो है 10 अगस्त को पूरा हो रहा है, तो इसीलिए उससे पहले ही जो है 6 अगस्त को ये इलेक्शन जो है कंडक्ट किए जाएंगे। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे वो क्या हैं, वो डिप्टी हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। ठीक है, हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हैं और डिप्टी हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका जो ऑफिस है ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। प्रेसिडेंट का जो है पहला ऑफिस हाईएस्ट ऑफिस है और दूसरे नंबर पे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस आता है। ठीक है, तो ये उसके बाद सेकंड नंबर पर रैंक करते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कहाँ के? राज्यसभा के। याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या है? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। कहाँ के? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो वाइस प्रेसिडेंट की है वो लगभग प्रेसिडेंट से ही मिलती जुलती है। जैसे इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए उनका, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किए हों। लेकिन ये प्रेसिडेंट के केस में क्या है, ए पर्सन मस्ट बी फुल क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब राष्ट्रपति अगर कोई बनना चाहता है तो वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग सिस्टम है। अगर वाइस प्रेसिडेंट कोई बनना चाहता है तो वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट बनना है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो, और अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल अगर वो है तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। दिस डिफरेंस बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो करता है। मतलब जो है राज्यसभा में एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। इसीलिए ये डिफरेंस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में हमें देखने को मिलता है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन ए बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, जब कोई बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, और जैसे कि लोकसभा के केस में ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का है, लेकिन यहाँ पे जो है कौन डिसाइड करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द बिल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा इज़ अ मनी बिल, ही शैल रेफर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और मान लीजिए कि अगर इस डिसीजन में दिक्कत हो रही है कि ये बिल जो है कि मनी बिल है कि नहीं है, तब वो लोकसभा के स्पीकर को रिफ़र कर सकता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट एज चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो जो हमारे केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए चांसलर ये रहते हैं। ठीक है, अब इनके इलेक्शन के प्रोसीजर देखते हैं। तो आर्टिकल 66 है जो हमारे संविधान का, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इनका जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट होता है बाई मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। ठीक है, लोकसभा हो गए और राज्यसभा के मेंबर्स हो गए। नॉट द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके मेंबर शामिल नहीं होंगे। द इलेक्शन इज हेल्ड एज पर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफर वोट। तो यहाँ जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसफर वोट के थ्रू होता है। मतलब सपोज़ करिए अगर 1 से लेके 10 तक मेंबर्स हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, तो किसी को वोट करना है, तो पहला पर्सन गया, वो कहा कि हम पहले जो है ए को वोट देंगे, उसके बाद हम बी को वोट देंगे, फिर उसके बाद हम सी को देंगे, डी को देंगे, ऐसे करते करते पूरा वो 10 लोगों को पूरे वोट देगा। दूसरा पर्सन आया, वो कहा कि पहले हम सी को वोट देंगे, फिर हम डी को वोट देंगे, फिर हम ए को वोट देंगे। ठीक है, तीसरा आया, कहा कि पहले हम डी को देंगे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब वोट 10 को देना है। ठीक है, 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं तो 10 कैंडिडेट को वोट देना है, लेकिन एक प्रेफरेंस में देना है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। अब देखिए, वोटिंग इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाया सीक्रेट बैलेट। अब जो ये वोटिंग होती है वो कंडक्ट कौन करता है, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करता है और वाया सीक्रेट बैलेट। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द पोल विल कंप्राइज 233 मेंबर राज्यसभा मेंबर्स। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं इनके इलेक्शन में, तो 233 मेंबर्स होंगे राज्यसभा के। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा के और 543 लोकसभा मेंबर्स होंगे। तो इतने लोग जो मिलके चुनते हैं किसको, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को।
लोकसभा जनरल सेक्रेटरी वुड बी अपॉइंटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर, और जो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनको एज रिटर्निंग ऑफिसर जो है यहाँ अपॉइंट किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन नॉट इशू विप। अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके संबंध में विप इशू नहीं कर सकती। विप का मतलब होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी टॉपिक पे विप इशू करती है और कहती है कि आपको इस टॉपिक पे केवल यस ही कहना है, ठीक है, मतलब ये बिल पास होगा तो आपको यस ही कहना है। अगर विप इशू हो गया उस टॉपिक पे तो सबको जो है यस कहना ही पड़ता है। अगर वो नहीं कहते हैं तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, जो इसका हमारा शेड्यूल 10 में आता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उस मंत्री को वो निकाल सकते हैं पद से, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इस कंडीशन में, इलेक्शन के कंडीशन में जो है यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विप इशू नहीं कर सकती। अब रिमूवल देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। अगर एक इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे तो, एंड एग्रीड बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी, और लोकसभा जो है एक सिंपल मेजोरिटी से अगर एग्री कर देती है तो वो रिमूव हो जाएंगे। आर्टिकल 67 क्लॉज बी ये कहता है। बट नो सच रेजोल्यूशन मे बी मूव्ड अनलेस 14 डेज नोटिस, लेकिन उनको मूव करने से पहले या ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट लिस्ट ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। हमारे संविधान में जो है रिमूवल मतलब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज है तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं कर रहा है तो उसका रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ग्राउंड नहीं दिया हुआ है रिमूव करने का। नो वाइस प्रेसिडेंट हैज़ एवर फेस रिमूवल। अभी तक किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिमूव नहीं किया गया है, या किसी डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के उनको भी रिमूव नहीं किया गया। एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 122। और इस संबंध में जो है आप किसी कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।